हेलो एवरीवन। तो फिर से हम एक बार स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 6 ऑफ बायोलॉजी, क्लास 12, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका 3 पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था और तीसरे पार्ट में कैसे डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया या खोजा गया उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो डिफरेंट साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस के बारे में भी पढ़ा था। इस पार्ट में हमें डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल नहीं है, या उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और लास्ट में आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। Properties of genetic material DNA versus RNA. From the foregoing discussion, it is clear that the debate between protein versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved from the Hershey and Chase experiment. हार्शेस एंड चेस के एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये पता चला, जो डिबेट हो रहा था पहले कि कौन जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन है कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, ये हमें क्लियर हुआ और रिजॉल्व हुआ और ये इस्टेब्लिश हुआ। इट बिकम एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट डीएनए दैट इट इज़ द डीएनए दैट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। और ये इस्टेब्लिश हुआ कि ये डीएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। हार्शेस एंड चेस का एक्सपेरिमेंट अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है 3rd पार्ट वाला, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है हार्शेस एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियोफाग वायरस थे, उनको रेडियो एक्टिव सल्फ़र में ग्रो किया था, जिनका रेडियो एक्टिव प्रोटीन बना था, प्रोटीन कोट, और दूसरे टाइप के मतलब बैक्टीरियोफेज लिया था, उसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया था, जिनका जेनेटिक मटेरियल जो था वो रेडियो एक्टिव हुआ था। फिर उन्होंने इन्फेक्शन कराया, ब्लेंडिंग कराया, एजिटेशन कराया, तो मतलब डिफरेंट स्टेप्स कराया और बाद में ये कंक्लूजन निकला कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। However, it is subsequently become clear that in some viruses RNA is the genetic material। और बाद में ये भी प्रूफ हुआ कि कुछ वायरसेस में RNA एज अ जेनेटिक मटीरियल वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल इन टोबैको मोजाइक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफाज, इन और वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है और बाकी मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। Answer to some of the questions such as why DNA is the predominant genetic material whereas RNA perform the dynamic function of messenger adapter has to be found from the differences between chemical structure of two nucleic acid molecule। तो ये जो क्वेश्चंस थे जो उस समय के साइंटिस्ट के अंदर मतलब हो रहे होंगे या आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर भी आ रहे होंगे कि क्यों डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, क्यों मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है, क्यों आरएनए जो है वो कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है और मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में अडाप्टर की तरह, कैटलिस्ट की तरह और दूसरे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो क्यों है इसको कैसे पता चलेगा, ये जब हम डीएनए और आरएनए के केमिकल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस जानेंगे कि क्या एक्चुअल में क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तब हमें पता चलेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या है और प्रॉपर्टी से पता चलेगा क्यों वो डिफरेंट मतलब क्यों एज अ जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है। तो मतलब हमें बेसिकली उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में दोनों न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल के समझना होगा, जिससे हमें इनका डिफरेंस पता चलेगा। कैन यू रिकॉल द 2 केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? क्या आप खुद से ये रिकॉल कर सकते हैं कि जो डीएनए और आरएनए में क्या केमिकल डिफरेंसेस हैं? क्यों कोई वो आप जो भी आप सोच रहे हैं अपने मन से सोचिए और सोच के खुद से लिखने की कोशिश करिए। 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट जो भी आप लिख सकते हैं अपने नोट कॉपी पे नोट डाउन करें, पहले वीडियो एक बार पॉज करके फिर नोट डाउन करें, उसके बाद जब मैं बताऊंगी तो आप भी उसे समझने की कोशिश करिएगा क्या आपने सही सोचा था या कुछ गलत पॉइंट थे, और गलत थे तो क्या सही होगा। तो ये आप देखिएगा।
तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, थोड़े पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट या डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दो फोटो बने हुए हैं डीएनए और आरएनए के। तो डीएनए एंड आरएनए, तो आरएनए जो है वो राइबोज शुगर से बना होता है। पहले एक जो इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट ये है कि डीएनए आरएनए होता क्या है, वो न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यूक्लिक एसिड बनता है किससे? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से। और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस से। तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होने चाहिए? पेंटोज शुगर होने चाहिए, और एक नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए, और एक फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए। तो आरएनए में आप जैसे देख सकते हैं कि आरएनए में यहाँ पर राइबोज शुगर है एज अ पेंटोज शुगर, और डीएनए में कौन सा शुगर है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, तो डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में डिफरेंस क्या है? जैसे कि आप आरएनए में देख सकते हैं इसके सेकेंड कार्बन पे, जैसे कि सेकेंड कार्बन आप देख सकते हैं यहाँ पे है, सेकेंड कार्बन में एक OH ग्रुप है, फंक्शन एज अ OH ग्रुप। जबकि सेम आप देख सकते हैं डीएनए में इसी सेकेंड पोजीशन पे आप OH ग्रुप आपको नहीं दिखेगा। आरएनए में सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, जबकि डीएनए में सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं है। ओके, एक पॉइंट डिफरेंस याद रखने की बात। दूसरी बात कि अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें, कि नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं अगर हम, तो नाइट्रोजनस बेस आप यहाँ देखिए, यहाँ पे डीएनए में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे थाइमीन प्रेजेंट है, जबकि आरएनए में जब आप देखेंगे तो यहाँ यूरेसिल प्रेजेंट है। AGC तो सेम है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन सेम है, जबकि डीएनए में थाइमीन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको मिल गया डिफरेंस का। और ऐसा सच कोई डिफरेंस है नहीं इसमें। और जो डिफरेंस अब इनके जो डिफरेंसेस हैं, जैसे कि OH ग्रुप आने की वजह से आरएनए में कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, डीएनए में वो प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि इन दोनों का डिफरेंस आता है। तो डीऑक्सी राइबोज मतलब राइबोज शुगर में अगर ऑक्सीजन डीऑक्सी अगर ऑक्सीजन हटा दें तो हमारा क्या बन जाएगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर यानी डीएनए। तो आरएनए में से जब हम सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन हटा दें डीऑक्सी राइबोज शुगर बनता है, वो डीएनए कहलाता है। तो ये डिफरेंसेस हैं, ये पॉइंट ध्यान रखने की बात है, और ये आगे भी हमें यूज़ होगा, तो इसे याद करने का या नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फिर अब डिफरेंसेस है, अब जो हम एनसीईआरटी से पढ़े हैं फिर उसको देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी से क्या लिखा है। तो आई होप आपने लिख लिया होगा और फिर देख भी लिया होगा कि डिफरेंस, केमिकल डिफरेंसेस क्या है डीएनए और आरएनए के बीच में। अब समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि जो एज जेनेटिक मटेरियल कोई भी मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है उसको कौन कौन सी क्राइटेरिया को फॉलो करनी होती है, फुलफिल करनी होती है। अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फॉलो द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कोई भी मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है, उसे कुछ क्राइटेरिया फॉलो करनी होती है। कौन कौन सी क्राइटेरिया होती हैं? लेट्स सी। पहली क्राइटेरिया क्या होती है? इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करने जा रहा है मॉलिक्यूल, उसे अपना रेप्लिका जनरेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। रेप्लिका क्या होता है? डुप्लीकेट, यानी अपनी ही एक कॉपी जनरेट करने उसे आना चाहिए, मतलब वो अपनी एक कॉपी जनरेट कर सके। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। वो जो मॉलिक्यूल होगा उसे केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना होगा। देखिए, जैसे कि हम एक समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप डीएनए देखें और आरएनए देखें, तो डीएनए में जो एक OH ग्रुप नहीं है और आरएनए में वो OH ग्रुप है, तो आप जानते हैं कि OH एक रिएक्टिव ग्रुप है। ठीक है, तो रिएक्टिव होने की वजह से स्टेबिलिटी उसकी कम है। हमें केमिस्ट्री में हम पढ़े हैं कि जो मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम स्टेबल होता है, और जो कम रिएक्टिव होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जिसमें जितने ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, सॉरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो आरएनए में आप जैसे देख सकते हैं कि आरएनए में एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप है जो कि डीएनए में नहीं पाया जाता है।
जिसकी वजह से आरएनए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि कम स्टेबल होता है, स्ट्रक्चरली ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कम स्टेबल होता है। जबकि डीएनए जो है वो, क्योंकि उसमें OH ग्रुप है नहीं, वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप रहता है तो कुछ रिएक्ट कर लेता है किसी से, तो वहाँ पे उस पोजीशन पे नहीं है, तो उसके कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है और ज़्यादा स्टेबल है। तो एक पॉइंट हमको मिल गया कि क्यों दोनों क्या डिफरेंस है दोनों में, डीएनए और आरएनए में, केमिकल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं, उनकी रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंसेस हो जाएंगे। तो OH ग्रुप होने से आरएनए के पास कुछ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाएंगी जो कि डीएनए के पास नहीं रहेंगी। प्रॉपर्टी यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, और रिएक्टिव ज़्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और डीएनए में क्या होगा कि रिएक्टिविटी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो समझ में आया होगा कि क्या इसका मतलब है, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। तो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करें डीएनए और आरएनए में तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो कम रिएक्टिव है, उसके स्ट्रक्चर में एक OH ग्रुप कम है आरएनए के कंपैरिजन में, तो वो आरएनए कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, थर्ड पॉइंट, it should provide scope for slow changes, that is mutation, that are required for evolution। तो वो जो मॉलिक्यूल होगा उसको मतलब अपने अंदर स्लो चेंजेस लाने का स्कोप होना चाहिए, मतलब वो उसके अंदर स्लो चेंजेस होने चाहिए ताकि इवोल्यूशन हो सके। क्योंकि देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म पृथ्वी में बहुत पहले समय कुछ बना होगा, उसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे, तभी एक नया ऑर्गेनिज्म बना होगा। तो ये चेंजेस जो हैं नेचर में होने चाहिए, समय समय पर चेंजेस होने चाहिए, जिसके वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं। तो इवोल्यूशन के लिए स्लो चेंजेस, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, वो होना चाहिए। अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस नहीं होंगे, सेम जेनेटिक मटेरियल, तो क्या डिफरेंसेस होंगे, क्यों नए ऑर्गेनिज्म आएंगे? अगर कुछ डिफरेंस होगा तभी ना कोई नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो उस तरह समझ सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें स्लो चेंजेस क्या स्कोप होना चाहिए, मतलब उसमें स्लो चेंजेस हो पाए। थर्ड है, it should be able to express itself in the form of Mendelian character। वो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की एबिलिटी रखता हो। मेंडेलियन कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो मेंडल के लॉ को फॉलो करते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स जो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग होते हैं, वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स को फॉलो करें। जैसे मेंडल का लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो इनके लॉ को फॉलो करते हैं, उन्हें वो मतलब जेनेटिक मटेरियल में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा गया था? अगर एक फैक्टर, पेयर ऑफ फैक्टर में एक कोई डोमिनेंट है, दूसरा कोई रिसेसिव है, तो अगर दोनों साथ में है तो डोमिनेंट वाला क्या होगा? एक्सप्रेस होगा। तो उस तरह से मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर ले पाए वो। तो ये 4 पॉइंट थे जो एक जेनेटिक मटेरियल में होने चाहिए, ताकि किसी एक मॉलिक्यूल में होने चाहिए, ताकि उसको हम एक जेनेटिक मटेरियल कह सकें। ओके, और ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इफ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, because of the rule of base pairing and complementarity, both nucleic acid and DNA and RNA have ability to direct their duplication। क्योंकि जो सारे रूल्स में से पहला रूल जो था डुप्लीकेशन कर सके, रेप्लिकेशन कर सके, तो क्योंकि डीएनए और आरएनए में एबिलिटी होती है, बेस पेयरिंग एबिलिटी होती है, बेस कॉम्प्लीमेंट्री एबिलिटी होती है कि एक प्यूरीन बेस दूसरे पिरिमिडीन से पेयर करता है, तो उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पेयरिंग कर सकें, जिसकी वजह से वो अपना डुप्लीकेशन कर लेते हैं। और अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल द फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं नेचर में, जैसे कि प्रोटीन है, तो पहला क्राइटेरिया ही फॉलो नहीं करता है। तो पहला क्राइटेरिया जो बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंटरिटी का है, वो हम उसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम समझ पाएंगे आसानी से। ओके, तो चारगॉफ्स रूल, ऑल्सो नोन एज
also known as the base complementary base sorry complementary base pairing rule. चारगॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल दिया था. उन्होंने क्या कहा था, मतलब उस वो रूल क्या कहता था कि डीएनए बेस पेयर्स आर ऑलवेज एडेनिन विथ थाइमीन एंड साइटोसिन विथ गुआनिन. मतलब डीएनए बेसिस जो होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, एडेनिन जो है हमेशा थाइमीन के साथ पेयर करता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयर करता है. मतलब अ प्यूरीन बेस always pairs with a pyrimidine base and vice versa. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक प्यूरीन दूसरे pyrimidine के साथ पेयर करता है. तो प्यूरीन और pyrimidine भी क्या होते हैं, अभी भी पूछना होगा. तो देखिए हम बताते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि जो चारगॉफ रूल क्या कहता है कि डीएनए में हमेशा एडेनिन के साथ थाइमीन, साइटोसिन के साथ यूरैसिल साइटोसिन के साथ गुआनिन जो है पेयर करता है. इसका और एक प्यूरिन के सामने एक पिरिमिडीन आता है और पिरिमिडीन के साथ प्यूरिन आता है. सिंपल. अब प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या होते हैं, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्यूरीन है और एक पिरिमिडीन है. तो प्यूरीन क्या होता है, एक प्यूरीन जो होता है वो एक हेट्रोसाइक्लिक दो रिंग का एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग का एक कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन होता है, कार्बन ऑक्सीजन होता है. तो ये दो रिंग का कंपाउंड होता है प्यूरीन, और ये दो होते हैं प्यूरीन, एडेनिन एंड गुआनिन. और पिरिमिडीन क्या होता है, पिरिमिडीन आप देख सकते हैं एक सिंगल रिंग का एक कंपाउंड होता है. ठीक है, प्यूरीन. तो इनके स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, एडेनिन गुआनिन के, साइटोसिन और थाइमिन सब में डिफरेंसेस हैं. तो वो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया जाता है. अगर आपको जानना होगा इनके डिफरेंसेस के बारे में तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगी. तो फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि प्यूरिन के सामने एक पिरिमिडीन आता है, ये चारगॉफ्स रूल कहता है. ठीक है, और प्यूरिन क्या होता है, एक दो रिंग का एक दो साइकिल्स का एक रिंग होता है, कंपाउंड होता है, और पिरिमिडीन एक साइकिल का कंपाउंड होता है. ये इतना. अब हम फिर से जो पॉइंट्स पढ़ रहे थे एनसीईआरटी वाले में, फिर से वहाँ पहुँचते हैं. तो ये समझ में आ गया होगा कि प्यूरिन पिरिमिडीन क्या होता है, बेस पेयरिंग क्या होता है. क्योंकि देखिए डीएनए और आरएनए के पास ये एबिलिटी होती है कि वो बेस पेयरिंग एबिलिटी रखते हैं. मतलब एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा, गुआनिन के सामने साइटोसिन आएगा, तो वो अपना रेप्लिकेशन कर पाते हैं. और रेप्लिकेशन कैसे करते हैं वो नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे. ठीक है, फिलहाल के लिए कि वो रेप्लिकेशन कर लेते हैं. और प्रोटीन में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती, और प्रोटीन जो है वो फेल टू फुलफिल द फर्स्ट क्राइटेरिया. जब पहली क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क नहीं करता है. The genetic material should be stable enough not to change with the different stages of life, age and with the change in physiology of the organism. जेनेटिक मटेरियल इतना स्टेबल होना चाहिए कि वो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में चेंज ना हो जाए. नहीं एज बढ़ने से या फिर एज की वजह से चेंज हो जाए, या फिजियोलॉजी कुछ अंदर कुछ केमिकल चेंजेस या ऐसा कुछ चेंज ना हो जाए. ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजी चेंज हो रही है उसकी वजह से चेंज हो जाए. मतलब कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इतने जल्दी चेंज नहीं होना चाहिए. थोड़ा हाँ चेंज होना चाहिए, वो स्लो चेंजेस होने चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए, बट इतना भी जल्दी चेंज नहीं हो कि मतलब ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में ही वो चेंज हो जाए. तो जेनेटिक मटेरियल को इतना स्टेबल होना चाहिए, थोड़ा स्टेबल होना चाहिए. Stability as one of the properties of genetic material was very evident in the Griffith transforming principle. तो ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसमें हमने देखा था, क्या देखा था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी से कि ग्रिफिथ ने क्या किया था कि उन्होंने आर स्ट्रेन न्यूमोनिया बैक्टीरिया लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया लिया था, जिनकी दो कॉलोनीज उन्होंने प्रोड्यूस की थी. आप देखा था एक स्मूथ कॉलोनी थी, एक रफ कॉलोनी थी. स्मूथ कॉलोनी के ऊपर एक शाइनी पॉलीसेक्राइड कैप्सूल था जिसकी वजह से वो होस्ट इम्यूनिटी से प्रोटेक्टेड हो जा रहे थे और होस्ट ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ कॉज करते थे, न्यूमोनिया. और जो आर वाले थे,
आर वाले जो थे उनमें वो कैप्सूल की लेयर नहीं थी, जिसकी वजह से वो डिजीज़ कॉज नहीं कर पा रहे थे, और वो नॉन वायरोलेंट थे। नॉन वायरोलेंट मतलब डिजीज़ नहीं कॉज करते थे, और वायरोलेंट मतलब डिजीज़ कॉज करते थे। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में हमने देखा था कि आर टाइप के बैक्टीरिया जब माइस में इंजेक्ट होते हैं तो जो माइस था वो बच जाता है, जबकि जब एस टाइप वाले बैक्टीरिया माइस में इंजेक्ट हुए थे तो जो माइस था वो डाई कर जा रहा था। डाई करने से और फिर उसके बॉडी में जब देखा गया तो एस टाइप के बैक्टीरिया आ रहे थे, लेकिन जब हीट किल्ड मतलब एस वाले बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया गया था, हीट से किल कर लिया गया था, हीट किल्ड, और फिर उसे माइस में इंजेक्ट किया जा रहा था माइस में, तो वो माइस जो था बच जा रहा था। क्यों बच जा रहा था? क्योंकि हीट किल करने से शायद वो बैक्टीरिया मर जा रहा था, उसका कैप्सूल ख़त्म हो जा रहा था और वो इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पा रहा था। जबकि जब उन्होंने हीट किल और आर टाइप के बैक्टीरिया दोनों एक साथ लिया था तो माइस जो था वो मारा गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ ऐसा था एस टाइप के बैक्टीरिया में जो हीट किल करने के बाद भी बचा हुआ था। मतलब उस एस टाइप के बैक्टीरिया को जब हमने किल किया था हीट से, तब भी बैक्टीरिया मर गया था, लेकिन उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था उसका वो बचा हुआ था। इतना स्टेबल होता है जेनेटिक मटेरियल कि वो बचा हुआ था, और वो जेनेटिक मटेरियल जब आर वाले बैक्टीरिया में चला गया तो आर वाले को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस वाले में, और फिर जाके वो एस वाला बैक्टीरिया जो था माइस को मार डालता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? Stability as one of the properties of genetic material was very evident, यानी evident in the Griffith transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of the genetic material। इसका क्या मतलब है कि जब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हम देखे थे कि जेनेटिक मटेरियल, उस समय पता चलना चाहिए कि इतना स्टेबल होता है जेनेटिक मटेरियल कि हीट किल करने से बैक्टीरिया मर गया, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जेनेटिक मटेरियल की बची रह गई। इतना स्टेबल था। दिस नाउ कैन easily be explained in the light of DNA that the two strands being complementary if separated by heat come together when appropriate conditions are provided। तो क्या देखा यहाँ पे कि ये हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं डीएनए। जैसे डीएनए क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, राइट, सबको पता है डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। तो जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करने से क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं हीट करने से। उसके बाद अगर हम अप्रोप्रिएट कंडीशंस वापस दे देते हैं, अप्रोप्रिएट कंडीशंस फिर वापस दे देते हैं, मतलब हीट कम कर देते हैं, टेम्परेचर नॉर्मल कर देते हैं, तो फिर ये दोनों, क्योंकि ये जो स्ट्रैंड बने हमारे, एक मिनट, जो स्ट्रैंड बने थे डीएनए के, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड हैं, जब इसको हमने हीट किया तो हीट करने से क्या हुआ कि ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। यहाँ पे इसके जो ये सब क्या होते हैं, ये इसके बेसेस होते हैं जो प्रोजेक्ट होते हैं, और ये स्ट्रैंड होता है शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन। तो जब हीट करने से क्या हुआ, दोनों अलग अलग स्ट्रैंड हो गए, लेकिन जब अप्रोप्रिएट कंडीशंस वापस लौटी, यानी कि जो टेम्परेचर था वो फिर नॉर्मल हो गया, तो फिर ये दोनों, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें देखे थे हम लोग कि एडेनिन के साथ जब थाइमिन पेयर करता है तो किससे करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से करता है। तो बॉन्ड जब हीट दिए तो बॉन्ड टूट गया, और जब फिर हीट कम किया, टेम्परेचर नॉर्मल की, तो बॉन्ड फिर आपस में बन गया, और फिर दोनों स्ट्रैंड जो थे वो आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि डीएनए जैसा था फिर वैसा मिल जाता है। कुछ जो पार्ट थे डीएनए के वो बचे रह जाते हैं। इतना हमको आई थिंक्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। फर्दर second 2OH group present at every nucleotide in RNA is reactive group that make RNA labile and that makes RNA
लेबाइल एंड ईजिली डिग्रेडेबल। तो हमने पहले क्या बताया था कि जो आरएनए था उसमें सेकेंड पोजीशन पे एक OH ग्रुप था एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। आरएनए इज़ अ रिएक्टिव ग्रुप, इज़ अ रिएक्टिव हो जाता है। तो रिएक्टिव लाइबल लेबाइल मीन्स वो जल्दी डिग्रेड हो जाता है एंड ईजिली डिग्रेडेबल। लेबाइल मीन्स जो ज़्यादा विश्वास मतलब अच्छा ना हो, ख़राब हो जाता है। ईजिली डिग्रेड हो जाता है, ईजिली डिग्रेडेबल मतलब कि क्योंकि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप था, जिसकी वजह से उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिएक्टिविटी थी। रिएक्टिविटी थी तो स्टेबिलिटी कम थी और ईजिली वो डिग्रेड हो जाता है, यानी रिएक्ट कर जाता था और डिग्रेड हो जाता था। और डीएनए में वो OH ग्रुप नहीं था, जिसकी वजह से वो जो डीएनए था वो ज़्यादा स्टेबल था कंपैरिजन टू आरएनए। आरएनए, थोड़ा कलर चेंज करते हैं पेन का। आरएनए इज ऑल्सो नोन एज टू बी कैटालिटिक। आरएनए जो होता है वो कैटालिटिक भी होता है। ये भी जाना जाता है कि आरएनए कहीं कहीं कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एंजाइम्स की तरह काम करता है। आरएनए नोन टू बी कैटलिस्ट, हेंस रिएक्टिव। और कैटलिस्ट क्या होता है? रिएक्टिव होते हैं। तो आरएनए क्योंकि जाना जाता है आरएनए कहीं कहीं कैटलिस्ट का काम करता है, इसलिए वो रिएक्टिव भी होता है। Hence reactive. Therefore, chemically DNA chemically is less reactive and structurally more stable and when compared to RNA. तो जब हम DNA को RNA से कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो DNA है वो लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम स्टेबल होता है, जो कम स्टेबल होता है और जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो कम रिएक्टिव होता है, वाइस वर्सा शायद। हाँ, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम स्टेबल होगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे हम अपने में नॉर्मली देख सकते हैं कि जो बच्चे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, वो स्टेबल ज़्यादा नहीं रहते हैं। और कुछ बच्चे शांत रहते हैं, वो थोड़ा स्टेबल रहते हैं। तो उस तरह से सोच सकते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम स्टेबल होता है और जो कम रिएक्टिव है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो डीएनए कम रिएक्टिव है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, आरएनए कंपेरिजन में। देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज़ द बेटर जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए आरएनए में रेस कौन जीतता है? डीएनए, क्योंकि वो तीनों चारों प्रॉपर्टीज़ जो थी, पहली प्रॉपर्टी थी रेप्लिका, जनरेट करें तो रेप्लिका में देखिए तीन चीज़ है, डीएनए आरएनए प्रोटीन। तो डीएनए आरएनए और प्रोटीन, तो पहली प्रॉपर्टी तो प्रोटीन फॉलो नहीं करता है, रेप्लिका बना ही नहीं पाता, तो पहले ही वो छट जाता है। उसके बाद डीएनए और आरएनए की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी कि वो स्ट्रक्चरली जो है ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, कम रिएक्टिव होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी डीएनए के पास रहती है, इसलिए डीएनए जो है वो एक बेटर जेनेटिक मटेरियल की तरह सामने आया। अगर हम सोचें कि क्यों ऐसा हुआ, जैसे कि बहुत पहले मतलब जब पृथ्वी बनी होगी या फिर ऑर्गेनिज्म आए होंगे, तो उस समय कहा जाता है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव था। बाद में क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है इन ऑर्गेनिज्म की स्टोर करनी थी, जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, जीन की इन्फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनिज्म के बारे में, स्टोर करनी थी। अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव होता तो वो इन्फॉर्मेशन ख़राब हो जाती, इसलिए धीरे 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 एवोल्यूशन के दरमियान वो आरएनए से फिर डीएनए बना, एज अ जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व हुआ। आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। इन फैक्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ थायमीन at the place of uracil also confirms additional stability to DNA. तो पिछले डिस्कशन में हमने बताया था कि थायमीन और यूरासिल का डिफरेंस क्या होता है। कि जो यूरासिल होता है, यूरासिल में जब फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल लगा देते हैं तो उसे थायमीन कहते हैं। 5 मिथाइल यूरासिल को हम थायमीन कहते हैं, राइट। तो क्योंकि डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है, तो थायमीन ज़्यादा स्टेबल होता है और यूरासिल कम स्टेबल होता है। देखिए क्यों होता है, ये इसका जो डिटेल डिस्कशन है इसको हमें प्रोसेस ऑफ रिपेयर इन डीएनए एंड यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, ये थोड़ा सा डिटेल है तो इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे डीएनए में रिपेयर होता है, कुछ चेंजेस, कुछ गलतियाँ होती हैं तो कैसे करेक्ट होती हैं, तो उसमें बताया जाता है। तो अभी के लिए इसको रहने देते हैं, हम समझा देते हैं थोड़ा सा जो आप समझ सकते हैं कि आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थायमीन होता है। तो थायमीन
यूरेसिल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से डीएनए में एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, और इसका जो डिटेल है वो हायर क्लासेस में है। बेटर है कि हम जितना हमारे लेवल का है उतना समझें। इन बोथ डीएनए एंड आरएनए both DNA and RNA are able to mutate. और अगर किसी को जानने की ज़रूरत होगी, मतलब उसे लग रहा होगा, उसे जानना है, उसे जिज्ञासा होगी, तो वो कमेंट में बता सकता है और फिर हम ट्राई करेंगे कि बताएं हम। ठीक है, अगर आपको जानने की इच्छा होगी तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अगर कोई जानना चाहता है तो वो कमेंट में बताएगा, तो फिर हम उसका शॉर्ट वीडियो में ही बता सकते हैं। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट। दोनों आरएनए और डीएनए म्यूटेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब दोनों में म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन यानी स्लो चेंजेस होते हैं। इन फैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट फास्ट एट फास्टर रेट। क्योंकि आरएनए जो था वो थोड़ा अनस्टेबल है, इसलिए वो जल्दी जल्दी म्यूटेट होता है, जल्दी जल्दी उसमें चेंजेस होते हैं। Consequently, viruses having RNA genome and have shorter lifespan mutate and evolve faster. तो इसमें क्या बोल रहा है कि बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, दोनों म्यूटेट होते हैं, लेकिन क्योंकि आरएनए जो है वो अनस्टेबल होता है तो इसलिए वो फास्टर रेट से म्यूटेट होता है। मतलब क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है नहीं, थोड़ा रिएक्टिव ज़्यादा है, तो उसमें चेंजेस जो है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी होते हैं। तो ऐसे वायरसेस जिनमें आरएनए जीनोम होता है उनमें उनकी लाइफ स्पैन छोटी होती है और वो जल्दी जल्दी म्यूटेट करके इवॉल्व होते हैं। जैसे कि आप हम एग्जांपल, बहुत ही रीसेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे आसपास में। इस समय जो कोरोना टाइम था 2020 में, 2019 को कोविड-19 वगैरह, वो वायरस जो था कोरोना वायरस में भी आरएनए जीनोम था। आरएनए जीनोम था तो आरएनए क्योंकि अनस्टेबल होता है, थोड़ा रिएक्टिव ज़्यादा होता है, तो इसमें चेंजेस ज़्यादा होने लगे। तो आप देखे होंगे कि फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट स्टेज था तो उसमें जो वायरसेस थे बाद में इवॉल्व इतना जल्दी जल्दी हुए कि नेक्स्ट स्टेज जो है उसमें थोड़ा सा और भयंकर हो गया था रूप। तो आरएनए जो था वो उसमें इतने जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से नए नए वायरसेस जल्दी बनते हैं। ये इसी म्यूटेशन की वजह से है कि म्यूटेशन उन आरएनए जीनोम में जल्दी हुआ था, जिसकी वजह से नए नए वायरसेस जल्दी बन रहे थे। तो कोई वैक्सीन बना किसी वायरस के खिलाफ और तब से हम देख रहे हैं कि वायरस ही चेंज हो गया, वैक्सीन बर्बाद। तो इस तरह से कि क्योंकि वायरसेस में कुछ वायरसेस जिनमें होते हैं आरएनए जीनोम, उनकी बात कर रहे हैं, सब में नहीं, तो जिनमें होते हैं आरएनए जीनोम उनमें इवोल्यूशन बहुत जल्दी जल्दी होता है और जल्दी होने की वजह से नए नए वायरसेस जल्दी इवॉल्व होते हैं। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। आरएनए कैन डायरेक्टली, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस फॉर ऑफ प्रोटीन, हैंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। देखिए, जब हम प्रोटीन बनाने की बात करते हैं तो डीएनए क्या होता है, डीएनए हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया होता है। तो उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया होता है, तो उसको जब हमें कोई कैरेक्टर चाहिए, मतलब कुछ कैरेक्टर में एक्सप्रेस करना, तो कुछ प्रोटीन बनाना होगा। तो क्या होता है कि डीएनए से एक आरएनए बनता है जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। तो अगर डीएनए है तो डीएनए में क्या होगा कि पहले आरएनए बनेगा और आरएनए के बाद प्रोटीन बनेगा। जबकि अगर आरएनए ही रहेगा तो आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है। तो क्या होगा कि आरएनए क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस डायरेक्टली कर सकता है, इसलिए वो कैरेक्टर्स को ईजिली एक्सप्रेस कर देता है, राइट। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जबकि जो डीएनए होता है वो आरएनए पे डिपेंड होता है। डीएनए जो होता है वो आरएनए पे डिपेंड होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। कैसे? क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उससे आरएनए बनेगा, आरएनए का फिर ट्रांसलेशन होता है तो उससे बनता है प्रोटीन। तो प्रोटीन ठीक है,
जो आरएनए था डायरेक्टली प्रोटीन बना रहा है, जबकि डीएनए को आरएनए पे डिपेंड होना होता है प्रोटीन के लिए। तो डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हमें पढ़ेंगे अभी, हमारा नेक्स्ट इसके बाद पहले रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, तो इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। बट छोटे से इन्फॉर्मेशन है कि डीएनए जो होता है वो आरएनए पे डिपेंड होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज़ evolved अराउंड आरएनए। इसका क्या मतलब है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी थी वो आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुई थी। मतलब कि बहुत पहले जब आरएनए जीनोम था उस समय प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी थी, मतलब उस समय डीएनए नहीं था। जब डीएनए नहीं था तो आरएनए था, और आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा था। आरएनए ही प्रोटीन सिंथेसिस कराता था। आरएनए ही क्या हमारा सॉरी कैटलिस्ट की तरह काम करता था। तो आरएनए जब डीएनए इवॉल्व नहीं हुआ था तो उस समय सारा जो था आरएनए ही काम करता था। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी थी वो उस समय आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुई थी। तो इसीलिए जब डीएनए बना, बाद में आरएनए से जब डीएनए बना, तभी डीएनए को आरएनए की ज़रूरत होती थी प्रोटीन बनाने के लिए। आज भी डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा या प्रोटीन बनाएगा तो आरएनए की इसको मतलब ज़रूरत होती है। The above discussion indicate that both DNA and RNA can function as, और ये हमारा कैन फंक्शन जेनेटिक मटेरियल। तो इतना हमने डिस्कशन किया कि रेप्लिका बना सकता है, स्टेबल है, रिएक्टिव है और चेंजेस होते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। लेकिन DNA being more stable is preferred for storage of genetic information। तो क्योंकि DNA ज़्यादा स्टेबल है, इसकी वजह से इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए DNA को प्रेफर किया गया आरएनए के कंपैरिजन में। क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से स्टोर किया रहेगा, इसलिए डीएनए को एज फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए चूज़ किया गया, प्रेफर किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल हुआ, मतलब स्टेबल है इसलिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आरएनए इज़ बेटर। और क्योंकि वो थोड़ा रिएक्टिव है इसलिए इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र करने के लिए आरएनए एक बेटर टूल साबित हुआ। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए क्यों मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह है, आरएनए क्यों एज ए अडाप्टर, कैटलिस्ट और अदर वर्क करता है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आरएनए वर्ल्ड के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। आरएनए वर्ल्ड। फ्रॉम द foregoing discussion, an immediate question become evident that which is the first genetic material। कौन पहला जेनेटिक मटेरियल था? ये पहले आपने रोक के आंसर करिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। हाँ, स्टार्ट करिए आप। इट शैल बी डिस्कस्ड इन द डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन। जो केमिकल इवोल्यूशन चैप्टर है उसमें ये डिटेल में डिस्कशन होगा, इवोल्यूशन चैप्टर 7 में। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली हम देख लेते हैं। वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट्स एंड पॉइंट। तो हम पहले कुछ फैक्ट्स और पॉइंट को देख लेते हैं। आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल। आरएनए क्या था? पहला जेनेटिक मटीरियल था। आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल। There is now enough evidences that suggest that essential life processes such as metabolism, translation, splicing, etc. evolved around RNA। तो कई एविडेंसेस हैं कि आरएनए
पहला जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म, राइट। ट्रांसलेशन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन कहते हैं। स्प्लाइसिंग, ये कुछ पार्ट्स को हटाया जाता है हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए में, ये तो बाद में पढ़ेंगे। स्प्लाइसिंग, उसमें कटिंग होती है थोड़ा। ये सब जो है आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुए थे, मतलब आरएनए के समय, मतलब जब आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था तब ये सब प्रोसेस बने थे एक्चुअली। आरएनए यूज्ड RNA used to act as genetic material as well as catalyst. There are some important biochemical reaction in the living system that are catalyzed by RNA catalyst. तो RNA जो था, जब DNA नहीं था उस टाइम RNA ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता था और साथ में कैटलिस्ट की तरह भी काम करता था, दूसरे रिएक्शंस को भी करवाता था। क्योंकि लिविंग सिस्टम में कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं, लिविंग सिस्टम में बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनको केवल आरएनए कैटलिस्ट ही कैटलाइज कर सकते हैं। वहाँ पे प्रोटीन जो कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स जो होते हैं, वो कैटलाइज्ड नॉट बाय द प्रोटीन एंजाइम्स। देखिए, एंजाइम्स जो होते हैं वो या तो प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन एंजाइम, या क्या होता है कि कुछ प्रोटीन पार्ट या दूसरे पार्ट से मिलके बने होते हैं, या कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केवल आरएनए से बनते हैं, उन्हें राइबोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोजाइम, आरएनए एंजाइम। तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, आज देखे जाते हैं, आज भी लिविंग सिस्टम में देखे जाते हैं, जिनमें आरएनए कैटलिस्ट ही काम करते हैं। वहाँ प्रोटीन कैटलिस्ट कुछ नहीं कर पाते हैं, वहाँ आरएनए कैटलिस्ट के द्वारा ही वो प्रोसेस जो होता है कैटलाइज हो पाता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको। बट आरएनए being as a catalyst was reactive and hence unstable। क्योंकि आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करता था, वो रिएक्टिव था, इसलिए अनस्टेबल था। हम कई बार बोल चुके हैं कि जो रिएक्टिव होगा वो अनस्टेबल होगा, मतलब कम स्टेबल। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम स्टेबल होगा। तो क्योंकि आरएनए एक कैटलिस्ट की तरह काम करता, रिएक्टिव था, इसलिए वो अनस्टेबल था। देयरफॉर आरएनए बीइंग कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट वॉज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव था इसलिए वो अनस्टेबल था। देयरफॉर DNA has evolved from RNA with chemical modifications and that make it more stable. तो इसीलिए जो DNA था वो RNA से इवॉल्व हुआ था, उससे कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस की वजह से, और वो उससे ज़्यादा स्टेबल था। DNA RNA से ज़्यादा स्टेबल था। DNA has evolved from the RNA with chemical modification that make it more stable। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव था, कम स्टेबल था, जिसकी वजह से डीएनए का इवोल्यूशन हुआ, मतलब आरएनए से डीएनए बना जो कि आरएनए से ज़्यादा स्टेबल था, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुए थे जो हम पढ़ चुके हैं, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हुआ। बाद में डीएनए being double stranded and have complementary strand further resist changes by evolving a process of repair। तो क्योंकि डीएनए में डबल स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड है डीएनए में, जिसकी वजह से, और कॉम्प्लीमेंट्री भी है, तो इसलिए वो इवोल्यूशन जो जल्दी इवोल्यूशन आरएनए में हुआ था, सिंगल स्ट्रैंड होने की वजह से रिपेयर नहीं हो पाता था, लेकिन डीएनए में रिपेयर होने लगा। तो रिपेयर वाला क्या प्रोसेस है कि जैसे मान लीजिए डीएनए बन रहा है, कोई डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, अगर यहाँ पे कुछ बेस है, मान लीजिए ए बेस है, तो अगर कुछ चेंजेस हुए तो यहाँ पे कुछ और इसका नेचर चेंज हुआ, जिसकी वजह से वो ए टी से पेयर करता था, किसी और से पेयर कर लिया, तो हमको पता चल जाएगा ना कि दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे क्या बनेगा,
वो बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री जो रिपेयर में पढ़ते हैं हम, वो जैसे कि बोला गया था फर्दर हायर क्लासेस में बताया जाएगा, तो उसमें क्या होता है जो बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री रूल था उससे क्या होता था फर्दर जो म्यूटेशन जल्दी जल्दी होते थे, क्योंकि डीएनए में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आई थी रिपेयर की। तो डीएनए क्योंकि रिपेयर हो जाता है जल्दी जल्दी, उसमें चेंजेस नहीं होते, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। होप समझ में आया होगा, और कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो वो कमेंट में बताइएगा, उसका शॉर्ट वीडियो बनेगा। एंड थैंक यू।